वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम चैप्टर 7 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चैप्टर 7 है ये, हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 की। हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, ये है चैप्टर 7। तो देखते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस करना है बिना टाइम वेस्ट किए। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ एक छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। ये है वो शेर। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश किसे कहते हैं, ये टॉपिक दिया गया है इसमें, वंश। जब एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। क्या तक्षशिला? दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। नगरों में कौन कौन रहा करता था? तो व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। यानी साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों के और पशुपालकों के दोनों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत में जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण यानी उनका कलेक्शन करते थे और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। यहाँ ऊपर एक मैप दिया गया है, काले रंग का ये है तक्षशिला, डॉट्स बने, ये पाटलिपुत्र है और ये उज्जैन। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख की प्राप्ति स्थल। उस युग के प्रमुख नगर हैं ये मास्की, ब्रह्मी, कलिंग, धौली, जौगढ़, पाटलिपुत्र, लोरिया, रामपुरवा, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, इलाहाबाद, सांची, गुज्जर, उज्जैन, गुर्रिया, गिरनार, मनसेहरा, तक्षशिला, लंपा, कंधार, ये उस टाइम के प्राप्ति स्थल हैं। जिन जगहों पर
यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। मतलब इस मैप में जो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे? तो यहाँ जो लाल बिंदुओं से जो दिखाए गए हैं यहाँ अशोक के शिलालेख मिले हैं। हाँ, मतलब शिल पत्थर पे जो लेख अशोक ने उत्कीर्ण करवाए थे वो लेख यहाँ पर मिले, जैसे कांधार है, लंपक है, शहबाजगढ़ी है, मानसेरा है, तक्षशिला तो राज्य था, कलसी में मिला है, टोपरा में मिला है, बहापुर में, ये दिल्ली में आता है, ये मेरठ में मिला है, रामपुरवा में मिला है, लुम्बिनी, गुज्जर, सांची, ये पनगुरिया, गिरनार, सोपारा, सन्नती, रूपनाथ, कौशाम्बी, सारनाथ, इलाहाबाद, ये 3 पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा ये धौली, जौगढ़, यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। मास्की, ब्रह्मगिरी, येरागुड़ी, सन्नती अभिलेखों की प्राप्ति स्थल है। ये महत्वपूर्ण नगर है, 3 महत्वपूर्ण नगर है, ये अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है। उसके बाद है नेक्स्ट, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा कर यानी कि उनसे टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी जो राजकुमार होते थे उनको वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बना कर भेजा जाता था। यानी कि आज के टाइम पर जो मुख्यमंत्री से ऊपर होता है ना राज्यपाल, वो जो कि राज्य में मुख्यमंत्री होता है और उसके और केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। जो केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ऐसी राज्य में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होता है, बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, या जो संसाधन उन्हें कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम, मतलब जो इंडिया है ना, इंडिया का मान जैसे कि ये इंडिया है ना, तो उत्तर पश्चिम यानी कि ये वाला एरिया कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए, ये वाला एरिया सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है तो नजराने के बारे में पढ़ते हैं। नजराना जहाँ कर यानी कि टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव वो इकट्ठा किया जाता था। यानी जहाँ टैक्स रेगुलर बेस पे किए जाते थे इकट्ठे, वही नजराना अनियमित रूप से यानी कि कोई इसके लिए नियम नहीं था, कभी भी इकट्ठा कर लिया जाता था, किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे।
मतलब टैक्स तो सब पर अनिवार्य था देना, मगर नजराना अपनी इच्छा से लोगों से मिलता था। अगर लोग बाग ज़्यादा खुश हैं वहाँ के राजा से, तो वो अपनी इच्छा से अपने जो उनकी वस्तु है जिसका वो उत्पादन करते हैं, जिसका व्यापार करते हैं, तो वो उस वस्तु का अपनी इच्छा से राजा को कुछ भाग नजराने के रूप में प्रदान करते थे। राजधानी में सम्राट। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त था मौर्य। उनके दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा, मतलब जैसे कि ये इंडिया है। मेरी ड्राइंग बेकार है। ये इस तरीके से, ये इंडिया जो पश्चिमी एशिया यहाँ इस एरिया से यहाँ से आया था। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्योंकि ये हमारा इंडिया ऐसा पड़ता है ना, ऐसा करके ये गोलार्ध है, इस टाइप से पूरी पृथ्वी का इस टाइप से पड़ता है, मतलब ये थोड़ा ऊपर हो गया ऐसा करके, ऐसे ही तो आता है ना। तो इधर साइड से जो एशिया का जो इधर वाला साइड था ना, ये वाला एरिया इधर साइड से, तो यहाँ से ये आया था। और मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है इसमें। यहाँ ये जो विवरण दिया है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब जब सम्राट जनता के सामने आता था तो एक यात्रा के रूप में निकलता था वो वहाँ से, और शोभा यात्रा के रूप में उसका जनता जश्न मनाती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था वहाँ के राजा को। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन्हीं पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं के से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाने खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है, उसके बारे में बताया था मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में मेगास्थनीज ने बताया था, पाटलिपुत्र और पटना के बारे में ये बताया था कि यहाँ यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर यानी कि दीवार से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए घने बसेरों से घिरा है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, ये एक अभिलेख है जो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कर रहा है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, कौन सी ये वाली बात कही है? राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने
एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म। धर्म का प्राकृतिक रूप धम्म है। अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो था ना, तटवर्ती जो उड़ीसा था, जैसे कि ये वाला एरिया था ना इंडिया का, ये लास्ट वाला तो यहाँ पे था उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ही उड़ीसा था, तो उसका तटवर्ती एरिया था। मानचित्र 5 पृष्ठ संख्या 68 देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? क्या था अशोक का धम्म? अशोक का के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। धम्म महामात्र नाम के। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि क्या दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इस पेज में कुछ इम्पोर्टेंट हाँ रह गया है। ये जो है ना चित्र दिया गया उसके बारे में है कि उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर इस मूर्ति को देखो। यानी उत्कृष्ट पॉलिश वाला पत्थर है ये। इस मूर्ति को देखो। ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ये वृषभ यानी कि बैल की मूर्ति है। ये पूरी जो अभी राष्ट्रपति भवन में रखी गई है, मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक नमूना है। ये बेहतरीन। अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश हैं? अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश हैं? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। इसके अलावा अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों यानी अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने, कि उनके धर्मादेश आज भी हम में से हम हमसे
एक ऐसी भाषा में बात करते हैं। किनके धर्मादेश यानी कि अशोक के बारे में लिखा है भारत के प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि अशोक के जो धर्म आदेश हैं आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं, जैसे कि दूसरे के धर्म की निंदा ना करना और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ ना बताना, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, यानी कि यहाँ आ अक्षर है, यहाँ। तो यहाँ पर है ये ब्राह्मी, आरंभिक ब्राह्मी लिपि में आ ऐसा लिखा जाता था और उसके बाद देवनागरी लिपि में आ ऐसा लिखा गया, फिर बांग्ला में आ ऐसा लिखा गया, मलयालम में इस टाइप से सिंबल का आ का यूज़ होता है, मतलब आ इस सिंबल में लिखा जाता है, और तमिल भाषा में ऐसे आ लिखा जाता है। कुछ यहाँ अन्यत्र करके भी इम्पोर्टेंट दिया गया है। अन्यत्र कर मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीनी सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण, ये चीन की दीवार, अच्छा इम्पोर्टेंट, हाँ, चीन की दीवार के बारे में बताया गया है। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा पशुपालक लोगों की रक्षा करना था, पालक लोगों से रक्षा करना था, उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, यानी कि 2000 साल तक ये चीन की दीवार का कार्य निर्माण का चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, इस पर सोचना है। कल्पना करो, ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये उपयोगी शब्द हैं इसमें कुछ दिए हुए, जैसे साम्राज्य के बारे में हमने जाना, राजधानी के बारे में जाना, अधिकारी के बारे में, संदेश वाहक के बारे में, प्रांत के बारे में और धम्म के बारे में, इसमें हमने जान लिया। और नीचे कुछ इम्पोर्टेंट तिथियां दी हुई हैं, जैसे ये कुछ इम्पोर्टेंट तिथियां हैं। मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत हुई है वो 2300 साल पहले हुई है। इस चैप्टर के लास्ट के 2 पेजों में कुछ इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे ये रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, ये चित्र दिया गया है। तो ये दिया गया है, ये कलर, ये जो ब्राउन कलर है, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था, यानी कि जो ब्राउन कलर है ना, ये वाला, ये पूरा मार्ग था चीनी शासकों के नियंत्रण में। कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी। और जो ग्रीन कलर का मार्ग है, तो ग्रीन कलर का ये मार्ग, जो ग्रीन कलर से ये डिनोट किया गया है, ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में था, जो अध्याय 9 में आएगा, कुषाण। इसमें ग्रीन कलर का जो मार्ग दिया गया है, ये जैसे कि ये वाला, शायद ये येलो कलर का, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग था ये, इसमें ग्रीन कलर का दिया गया, वो इसमें शायद शो नहीं कर रहा। और रेड कलर का, ये ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में था। और ये था, ये पर्पल कलर का, इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। ऐसे ही ये यहाँ पे शो हो रहा है ग्रीन कलर का। ये चीनी यात्री, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। चीनी यात्री चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। दक्षिण भारत है ना, ये वाला एरिया, इसके जो पोर्ट है ये वाले, ये कुछ यहाँ भी हैं पोर्ट, तो वो काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मानचित्र में पोर्डुका यानी दक्षिण भारत में ढूंढो।
अरिकामेडू का यह रोमन नाम था, अरिकामेडू का। आगे की बात करके इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिया गया है, चलिए इसे भी पढ़ते हैं। आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इस स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नई राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भाग के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिम उत्तर उत्तर तथा पश्चिम भारत पर, यानी कि पश्चिम उत्तर जो ये एरिया है ना इंडिया का, ये तो ये पश्चिम उत्तर तथा उत्तर और पश्चिम भागों पर तथा उत्तर और यहाँ पश्चिम भागों पर शक शक नामक शक नामक मध्य मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजय नहीं मिल गई, जो अध्याय 10 में पढ़ना है हमें। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 साल पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व वंश आया। तथा और कुछ वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ और दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों ने दक्षिण भारत में इस एरिया में शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों, चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों, पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग, व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की व्यापारियों ने, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया जो मानचित्र 6 में दिख सकता है कि समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थीं। इस पुस्तक में बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुमने इन बातों को ध्यान में रखना। पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुमने इन बातों को ध्यान में रखना, यानी कि जब तुम ये किताब पूरी कंप्लीट करो तब तुम इन बातों को ध्यान में रखना। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में ये चैप्टर और ये क्लास को शेयर करें। सब्सक्राइब करें चैनल अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।